Hello everyone. So in today's lecture, we are going to discuss a new topic which is the important and lengthy one from this chapter. It is linkage and recombination. ठीक है, अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आज मोस्टली बात करेंगे अबाउट द योर एनसीईआरटी सिलेबस थ्योरी के बारे में बात करेंगे कि ये टॉपिक में जितना भी कवर किया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक की थ्योरी में उतना आज कवर करेंगे. देन वन एक्स्ट्रा टॉपिक ऑल्सो, एंड आफ्टर दिस नेक्स्ट लेक्चर लाइक इन द 12th lecture we are going to discuss detailed information about this topic. So basically it is for your competitive exam like NEET, GUJSET and AIIMS. तो उसके बारे में हम बात करेंगे, बट आज जो भी हम बात कर रहे हैं वो मोस्ट ऑफ है आपके टेक्स्ट बुक का. तो शुरू ही हम वहीं से करेंगे. पहले कंप्लीट थ्योरी है वो टेक्स्ट बुक की लर्न करेंगे, देन आफ्टर द लास्टली वन शॉर्ट एक्स्ट्रा टॉपिक, ठीक है, फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ओके, नाउ पहले तो ये दो वर्ड है वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं वो हम एक शॉर्ट में देख लेते हैं, देन विल डिस्कस द लॉन्ग थ्योरी. सो दिया है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. ओके, सो लिंकेज मीन्स व्हाट? लिंकेज मीन्स बाइंडिंग, ठीक है, जुड़ना जैसे कि हम बोलते हैं, राइट. किसके बारे में बात कर रहे हैं हम इधर जीन्स के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, बिकॉज ऑब्वियसली दिस आर द होल कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स, है ना. चैप्टर नंबर 5 and 6 बोथ आर ऑफ जेनेटिक्स. सो हियर वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द क्रोमोसोम्स एंड जीन्स. सो लिंकेज मीन्स जुड़ना जिसे हम बोलते हैं, कॉम्बिनेशन होता है वो है लिंकेज. यानी अगर दो डिफरेंट जीन्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरह से, देन इट इज कॉल्ड द लिंकेज बिटवीन द टू जीन्स, ठीक है. एंड नेक्स्ट वर्ड है रिकॉम्बिनेशन. सो राइट, रिकॉम्बिनेशन मीन्स व्हाट? कुछ नया बनना, है ना, नया कॉम्बिनेशन है वो अपीयर होना. सो व्हेन टू डिफरेंट जीन्स आर टुगेदर along with each other form some different kind of characters than their parent, then it is called recombination. अगर कुछ नया बनता है, नया कैरेक्टर है वो शो होता है ऑफस्प्रिंग में, देन देयर पेरेंट, देन इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, नया बनना कुछ. तो चलिए देखते हैं थियरी. सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से. ऑब्वियसली द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंकेज. तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि लिंकेज यानी क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है, यानी डीएनए है मतलब क्या, तो उसके ऊपर जीन्स है, क्योंकि जीन्स आर व्हाट, दिस आर द पार्ट ऑफ डीएनए ओनली. तो ये जीन्स है वो दो पास के फिजिकल एसोसिएशन, यानी अगर दो जीन्स एक दूसरे के पास में है, नजदीक है, और उसके बीच में कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन है, कुछ ना कुछ जुड़ान है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं लिंकेज. नाउ द साइंटिस्ट T.H. Morgan carried out several dihybrid crosses in Drosophila, which is a fruit fly, to study genes that were sex-linked, and the crosses were similar to the dihybrid crosses carried out by the Mendel in pea plants. Okay, तो मॉर्गन ने ये लिंकेज की स्टडी के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए ड्रोसोफिला पे, ठीक है, जो कि आपको पता है वो है एक फ्रूट फ्लाई. अब वो एक्सपेरिमेंट्स कैसे थे? डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स थे, यानी दो कैरेक्टर को डिफरेंट टू कैरेक्टर्स को लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे ऑन द ड्रोसोफिला, एंड दिस आर द सेम एज मेंडल डिड अर्लियर, ठीक है. एग्जाम्पल है कौन से दो कैरेक्टर लिए थे. सो फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडी, यानी ये फ्रूट फ्लाई का बॉडी कलर क्या, येलो, एंड व्हाइट आइड फीमेल्स, और आई का कलर व्हाइट. तो ऐसी एक फीमेल फ्लाई ली, एंड टू ब्राउन बॉडी एंड रेड आई मेल्स, एंड इंटरक्रॉस देयर फर्स्ट जनरेशन, इट मीन्स फर्स्ट प्रोजेनी. सो यू ऑल नो पहले पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या लिया. सो येलो बॉडी एंड व्हाइट आई एंड ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, ऐसे मेल एंड फीमेल यानी मदर एंड फादर है वो पहले लिए. देन द कम्स फर्स्ट जनरेशन. तो फर्स्ट जनरेशन में क्या करवाते हैं? इंटरक्रॉस ही करवाते हैं, है ना, दोनों फर्स्ट जनरेशन की कोई भी स्पीसीज को लेके अगेन क्रॉस करवाते हैं, एंड विल गेट F2 जनरेशन यानी नेक्स्ट प्रोजेनी. सो ही ऑब्जर्व दैट द टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट independently of each other, and the F2 ratio deviated very significantly from the 9:3:3:1 ratio, which was expected when the two genes are independent. Means what? So
ये जब एक्सपेरिमेंट किया मॉर्गन ने, तो उन्होंने देखा कि ये जो दो कैरेक्टर लिए थे उन्होंने, बॉडी कलर एंड आई कलर के, उनके जो रिस्पॉन्सिबल जीन्स थे वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हुए। कैसे पता चला? क्योंकि जब उससे पहले मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करके पी प्लांट में एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट? तो ये आपको पता है, उन्होंने कहा था कि जीन्स है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली आगे नेक्स्ट जनरेशन में बढ़ते हैं। तो अगर ऐसा होता तो हमें पता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो मेंडल का क्या आया था, 9:3:3:1, ऐसा कुछ मिला था। तो अगर ऐसा ही होता तो मॉर्गन को भी ये सेम रेशियो मिलना चाहिए था, बट उससे कुछ डेविएटेड रिजल्ट मिला, यानी कुछ अलग रिजल्ट मिला मॉर्गन को। तब उनको पता चला देखने से कि ये जो दो कैरेक्टर्स लिए थे उन्होंने, इसका मतलब इन दोनों कैरेक्टर के जो जीन्स थे वो ऐसे थे कि एक दूसरे के साथ ही वो आगे बढ़े, सेग्रीगेट होके, यानी इंडिपेंडेंटली वो आगे नहीं बढ़े। तो उसकी वजह से क्या हुआ? सो मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वेर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ये उन लोगों को पहले से ही पता था, मॉर्गन एंड हिज कलीग्स, कि ये जो जीन्स है वो, यानी इन दोनों कैरेक्टर जो कि लिए थे एक्सपेरिमेंट में, उनके जीन्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। एंड so quickly that when the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combinations were much higher than the non-parental type. तो उन्होंने कहा कि जब ऐसे दो जीन्स हम लेते हैं, यानी ऐसे कैरेक्टर्स लेते हैं जो कि एकदम से एक ही क्रोमोसोम पे हो और एकदम पास पास में हो, तो ऐसे जीन्स यानी ऐसे कैरेक्टर वाले जीन्स है वो अगर हम लेंगे तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही मिलेगा, क्योंकि ये जीन्स कैसे हैं? एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो सब साथ में जाएंगे, ठीक है? तभी तो उसको लिंकेज बोलते हैं। तो वो साथ में ही आगे बढ़ेंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो पेरेंट में कॉम्बिनेशन था वैसा ही उनको ऑफस्प्रिंग में भी दिखेगा। तो अगर ऐसे हम लोग कोई भी कैरेक्टर वाले जीन्स ले रहे हैं जो कि एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और पास पास में है दैट जीन्स, देन द कॉम्बिनेशन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन विल बी सेम एज देयर पेरेंटल कॉम्बिनेशन। उसमें कुछ नया है वो ज्यादा दिखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? यानी नॉन पेरेंटल टाइप, यानी नया कुछ कैरेक्टर है वो इतना शो नहीं होगा। मोस्टली वो कैसे दिखेंगे? पेरेंटल्स जैसे, यानी पेरेंट्स में जैसे कैरेक्टर्स दिख रहे थे वैसे दिखेंगे, कुछ नया नहीं दिखेगा। कब? जब हम ऐसे जीन्स ले रहे हैं, ऐसे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स ले रहे हैं जो कि सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, ठीक है? Now, Morgan attributed this due to the physical association or linkage of the two genes and coined the term linkage. To describe this physical association of genes on a chromosome and the term recombination to describe the generation of non-parental gene combination. So after giving this results and after showing his experiment, he decided, it means Morgan decided that is occur due to that genes were present on the same chromosome. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों जो कैरेक्टर लिए थे ना उसके जीन्स है वो एक ही क्रोमोसोम पे थे। तो इसका मतलब अगर ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम है वो नेक्स्ट जनरेशन के सेल में गया, इट मीन्स कि इसके अंदर के सारे जीन्स है वो भी गए होंगे एक साथ, राइट? तो जो कैरेक्टर्स है वो सेम टू सेम आएंगे, कैसे? पेरेंटल जैसे, यानी पेरेंट्स में जो भी कैरेक्टर्स होंगे वैसे ही आएंगे नेक्स्ट जनरेशन। एंड ही गेव द टर्म और ही गेव द वर्ड लिंकेज, कि अगर ऐसा है तो उसको बोलते हैं लिंकेज, कि एक दूसरे के साथ पास पास में जीन्स प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड लिंकेज। और अगर कुछ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन फाइंड होता है, अगर कुछ नया रेशियो मिलता है, देन इट इज कॉल्ड रीजनरेशन और रिकॉम्बिनेशन। So the topic name itself suggests linkage and recombination. So उसका क्या मतलब है? अगर नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलता है देन इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, कुछ नया बना। और अगर पेरेंटल शो करते हैं कैरेक्टर्स देन इट इज कॉल्ड लिंकेज। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मोस्टली द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। ओके, होप ये क्लियर है आपको? तो ये की पॉइंट है जो कि शॉर्ट में एमसीक्यू के लिए आपको याद रखना है। हाई द लिंकेज, यानी अगर जीन्स एक दूसरे के साथ ज्यादा अमाउंट में जुड़े हुए हैं, ठीक है, हाई द लिंकेज, सो लो द रिकॉम्बिनेशन। तो अगर एक दूसरे से जुड़े हैं तो कुछ नई पॉसिबिलिटीज है नहीं, ये कुछ नया जुड़ान है वो नहीं करेंगे, जिसे बोलते हैं लो रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मीन्स व्हाट? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ नया बनना।
तो अगर डिफरेंट डिफरेंट तरह के जीन्स एक दूसरे से जुड़ेंगे तो कुछ नया बनेगा ना, बट अगर लिंकेज ज्यादा है यानी ये जीन्स है वो टाइटली पैक्ड है एक दूसरे के साथ, देन कुछ नया हमें कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा. सो इट मीन्स हाई द लिंकेज, लो द रिकॉम्बिनेशन. और उससे उल्टा लो लिंकेज होगा यानी जुड़ान है वो लूज है, टाइटली जॉइंट नहीं है ये जीन्स, तो पॉसिबिलिटीज है कि एक दूसरे के साथ दूसरे मतलब जीन्स के साथ कुछ नए कैरेक्टर से वो शो करेंगे. तो रिकॉम्बिनेशन का रेशियो है वो कैसा हो जाता है, हाई. ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यू के लिए शॉर्ट में सीधा ही याद रखना है. ठीक है, नाउ एग्जाम्पल, ये कैसे हमें पता चला, ये जो शॉर्ट की हमने दी है सीधे ही वो बता रहे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं. मॉर्गन फाउंड दैट द जीन्स white and yellow were tightly linked and showed only 1.3% recombination. तो जैसे कि इन लोगों ने ये मैथमेटिकल डेटास भी तो कलेक्ट किए होते हैं राइट एक्सपेरिमेंट के. सो उन्हें देखा कि व्हाइट आई एंड येलो बॉडी कलर, ठीक है, इन दोनों के जीन्स है वो कैसे होते हैं, टाइटली लिंक्ड होते हैं. इसका मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एक ही क्रोमोसोम पे और पास पास में होंगे. क्यों, क्योंकि उसमें अगर इन दोनों कैरेक्टर को लेकर जो भी एक्सपेरिमेंट किए उसमें उन लोगों को रिजल्ट में यानी F2 जनरेशन में रिकॉम्बिनेशन यानी कुछ नया है वो कैरेक्टर क्या दिखा, 1.3% ओनली, यानी रिकॉम्बिनेशन मिला 1.3% ओनली. इसका मतलब उन्हें पता चला कि ये दो कैरेक्टर के जो जीन्स हैं वो टाइटली पैक्ड है और एक दूसरे के पास पास में, यानी उसमें लिंकेज शो होता है. वाइल व्हाइट एंड मिनिएचर विंग यानी व्हाइट आई कलर और मिनिएचर विंग्स, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि ड्रोसोफिला में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिनमें है बॉडी कलर डिफरेंट होते हैं, आई कलर डिफरेंट होते हैं, फिर विंग्स की साइज भी डिफरेंट होती है, लंबी छोटी. तो इधर मिनिएचर यानी शॉर्ट विंग की बात हो रही है. सो व्हाइट आई कलर एंड मिनिएचर विंग के जो दोनों जीन्स हैं उनको लेके एक्सपेरिमेंट किया गया ड्रोसोफिला पे. देन दे फाउंड दैट रिकॉम्बिनेशन का रेशियो उन्हें मिला 37.2, यानी उनमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन तो मिला ही नेक्स्ट जनरेशन में, बट नए कैरेक्टर्स भी शो हुए कितने परसेंट, 37.2% रिकॉम्बिनेशन. सो इसका मतलब क्या कि इन लोगों को आफ्टर द एक्सपेरिमेंट पता चला कि जिसमें रिकॉम्बिनेशन कम मिल रहा है यानी नेक्स्ट जनरेशन में कुछ नए पेरेंटल से कुछ अलग कैरेक्टर है वो अगर कम शो होते हैं, देन इट मीन्स कि उन जीन्स के बीच में लिंकेज है वो ज्यादा है, यानी ये जीन्स है वो सेम क्रोमोसोम पे होंगे ताकि वो एक दूसरे के साथ जुड़े ही रहे तो नए कॉम्बिनेशन नहीं मिले. अगर रिकॉम्बिनेशन है वो ज्यादा मिलता है इट मीन्स कि ये जो जीन्स हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे और उनके बीच में लिंकेज है वो कम था. दैट इज वाई रिकॉम्बिनेशन है वो इतना ज्यादा मिला 37.2. तो ये मैंने अंडरलाइन की है, वो आपको पता ही है कि एमसीक्यू में डायरेक्टली आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिकॉम्बिनेशन रेशियो बिटवीन द व्हाइट एंड येलो, ठीक है, जीन्स. सो आपको सीधे ही लिखना है 1.3%. इधर भी व्हाइट एंड मिनिएचर विंग का रिकॉम्बिनेशन रेशियो है 37.2%. ओके, एमसीक्यू के लिए याद रखना है. सो लाइकवाइज ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने जीन्स के बारे में आइडिया किया कि कौन से कैरेक्टर का जीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये देखने से तो डीएनए सेम ही लगता है, पूरा का पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही दिखता है हमें, है ना. इवन माइक्रोस्कोप में भी आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी देखोगे तो ये सेम ही लगेगा. तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस पार्ट ऑफ डीएनए इज दिस काइंड ऑफ जीन एंड दिस पार्ट ऑफ डीएनए इज दिस काइंड ऑफ जीन्स. सो लाइक दिस एक्सपेरिमेंट ओनली दे फाउंड आउट दैट विच काइंड ऑफ genes are responsible for the which characteristics, and they also showed that these genes were present nearby or far away. तो ये भी उनको पता चला कि क्रोमोसोम में ये जो कैरेक्टर के जीन्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि जैसे कि आपको पता अगर हम ह्यूमन की बात करें ड्रोसोफिला में 8 होते हैं, ह्यूमंस की बात करें तो 23 पेयर्स होते हैं, राइट. तो ये जीन्स है वो कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है आउट ऑफ 23. सपोज हम ह्यूमन की बात करें तो हमें पता तो होना चाहिए, जैसे कि हमारी आई का कलर है तो उसका जीन है वो प्रेजेंट कौन से क्रोमोसोम पे है. क्रोमोसोम तो हमारे पास 23 पेयर्स है, ठीक है. तो ये सब पता करने के लिए उन्होंने डिफरेंट कैरेक्टर्स को साथ में लेके एक्सपेरिमेंट किया. तो जिसमें उनको रिकॉम्बिनेशन ज्यादा मिला उनसे उन्होंने पता किया कि ये हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम पे होंगे, और जिसमें रिकॉम्बिनेशन हाई कम मिला उसमें उनको पता चला कि लिंकेज है वो ज्यादा होगा, यानी ये दोनों जीन्स हैं वो एक ही क्रोमोसोम पे होने चाहिए. तो लाइकवाइज दे डिड ऑल एक्सपेरिमेंट ऑफ द ऑल कैरेक्टर्स, ठीक है. और ऐसे कुछ उन्होंने पता किया कि कौन से जीन्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए. देन मॉर्गन्स स्टूडेंट नेम्ड अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट
यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड मैप्ड देयर पोजिशन ऑन द क्रोमोसोम। तो ऐसे करके मॉर्गन के जो स्टूडेंट थे, जो कि ऑल्सो साइंटिस्ट ही थे, अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट, उन्होंने ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर करके एक मैपिंग है वो तैयार की। उन्होंने कुछ आइडिया दिया कि इस क्रोमोसोम पे इतने जीन्स हैं, दूसरे क्रोमोसोम पे इतने जीन्स हैं, एंड लाइकवाइज उन्होंने ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रिजल्ट को नोटिफाई करते करते मैपिंग किया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रोमोसोम मैपिंग। ठीक है, या तो जीन मैपिंग भी बोलते हैं। जैसे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आप नेक्स्ट चैप्टर में यानी 6th चैप्टर में पढ़ोगे कि जैसे कि हमारे ह्यूमन का पूरा डीएनए है वो डिकोड हो चुका है, यानी अभी हमें पता है कि हमारा पूरा डीएनए है वो कितने जीन्स से बना है और ईच एंड एवरी जीन से वो किस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कैसे पता चला? ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट थ्रू ही पता चला, कुछ कुछ कैरेक्टर्स को लेते हुए। तो सेम वे इसमें भी यानी ड्रोसोफिला में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे मॉर्गन एंड हिज स्टूडेंट, उन्होंने मिलके और ऐसे कुछ मैपिंग दी यानी मैप दिया। तो ऐसे करके उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन है वो गैदर की एक ही जगह पे। तो जैसे कि डेटाबेस में अभी ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है और कुछ आपको कैरेक्टर्स लेने हैं, देन यू कैन डायरेक्टली एंटर योर कैरेक्टर एंड यू विल फाउंड आउट दैट कौन से क्रोमोसोम के कौन से जीन पे ये कैरेक्टर है वो शो होता है। ठीक है, बट ये पहले तो नहीं पता था किसी को, तो ऐसे इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स है वो किए गए। ठीक है, तो अभी आपको मैं इमेजेस में शो करती हूँ नेक्स्ट कि कैसे ये मैपिंग होता है, ये मैपिंग एक्चुअली है क्या। ठीक है, आप डिटेल में ये जीन मैपिंग एंड कुछ टॉपिक्स है वो आप लोग नेक्स्ट 6th चैप्टर में पढ़ोगे, बट फिलहाल अभी इधर आ रही है ऐसी लाइन्स एंड वर्ड्स, देन यू नीड टू नो कि ये मैपिंग होती क्या है। ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो एक क्रोमोसोम है और उसके अंदर है डीएनए अरेंज किया हुआ। ठीक है, सो अभी ये डीएनए है जो कि आप लोगों को दिख रहा है ट्रांसपेरेंट क्रोमोसोम में। तो फॉर एग्जांपल ऐसे डीएनए की दोनों स्ट्रिंग्स है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ सारे क्रोमोसोम्स, जैसे कि अगर हम ह्यूमन की बात करें देन ऑल 23 पेयर्स और इंडिविजुअल नंबर ऑल 46 क्रोमोसोम के अंदर इस तरह से डीएनए है वो अरेंज होता है। ठीक है, एंड अगर हम जीन्स की बात करें देन सपोज दिस part of DNA is one gene, this is another, this is another. So likewise छोटे छोटे टुकड़े जिसको हम बोल सकते हैं डीएनए के, वो क्या है? वो जीन्स है, बिकॉज दे कोड फॉर समथिंग और सम कैरेक्टर्स, दैट इज हम उसको जीन्स बोलते हैं। ठीक है, तो डीएनए क्रोमोसोम में एक ही होता है कंटिन्यूअस, बट उसके जीन्स है वो बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तो इस हिसाब से क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है वो अरेंज होता है। क्लियर? ओके, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं जैसे कि इन क्रोमोसोम का अरेंजमेंट है उसे क्या बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल पहले तो ये एक सेल है जो कि आपको दिख रहा है। ठीक है, अब सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। अब इन न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स, राइट। सो ह्यूमन की अगर हम बात करें देन वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना। सो फर्स्ट पेयर, सेकंड, थर्ड एंड ईच पेयर इट मीन्स कि एक नंबर पे 2 होंगे, राइट। 4, 5 likewise. So from 1 to 22, ठीक है, 1 से 22 तक जो क्रोमोसोम हैं उसे बोलते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड दिस आर द सेम इन मेल एंड फीमेल बोथ, क्योंकि ऑलमोस्ट बाकी के बॉडी कैरेक्टर्स हैं वो सेम ही होंगे, जो भी एक्सप्रेशन है वो सेम होंगे, राइट, फॉर्मेशन से वो सेम होंगे। तो 1 से 22 तक के जो भी क्रोमोसोम्स हैं उसको बोलते हैं ऑटोसोम्स। एंड द लास्ट पेयर 23rd पेयर होती है जो, उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। इट मीन्स दिस इज द ओनली पेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल कैरेक्टर एंड द फीमेल कैरेक्टर। ठीक है, तो ये मेल एंड फीमेल डिफरेंशिएट जिस कैरेक्टर्स की वजह से होते हैं, वेदर दे आर हॉर्मोनल और बॉडी पार्ट्स और एक्सेट्रा, उन सब के कैरेक्टर्स हैं यानी उन सब के जीन्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर के डीएनए में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इनके अरेंजमेंट की। तो जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये हमने लाइन में 1 से 23 तक अरेंज किए हुए। दिस काइंड ऑफ पैटर्न इज कॉल्ड कैरियोटाइप। ठीक है, उसे कैरियोटाइप बोलते हैं। और इस ईच एंड एवरी क्रोमोसोम के अंदर
ऐसा डीएनए है वो प्रेजेंट होता है, वो भी आप लोगों को आइडिया आ गया है, ठीक है। तो इनमें डिफरेंट डिफरेंट जीन्स हैं। अब इन क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो उसमें ये जो अरेंजमेंट आप लोग देख रहे हो वो क्या है, ह्यूमन कैरियोटाइप। अब नॉर्मल कैरियोटाइप, ये कैरियोटाइप की क्या ज़रूरत है, ऐसे अरेंजमेंट करने की क्या ज़रूरत है, तो सेल के अंदर तो न्यूक्लियस के अंदर तो ये सारे थोड़े बिखरे हुए होंगे, राइट, ऐसे थोड़ी लाइन में अरेंज होंगे क्रोमोसोम्स, बट we arrange them with the help of software, even manually also we can by the seeing into the microscope, but otherwise softwares are now available. So we arrange this after breakdown of the cell, there is whole protocol and whole procedure. After that we arrange this kind of chromosomes by the software. तो ऐसे 1 to 23 पेयर को अरेंज कर देता है सॉफ्टवेयर। हमारी स्लाइड अगर हम देंगे तो सॉफ्टवेयर में रखेंगे तो इट विल अरेंज बाय इटसेल्फ। अभी इसका ऐसे करने की जरूरत क्या है, जिसको कैरियोटाइप बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड कैरियोटाइप, ठीक है। ये डिटेल में हम स्टडी कभी करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, जब भी इसके रिलेटेड टॉपिक आएगा, बट अभी मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम क्रोमोसोम की बात करें तो आप इससे अवेयर होने चाहिए, दैट इज वाई शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, राइट। अब ये ऐसा अरेंजमेंट करने की जरूरत क्या है ना करे तो व्हेन वी केम टू नो दैट सम काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि इस चैप्टर के एंड में हम बात करेंगे, कुछ जेनेटिक खामियां होती हैं जिसकी वजह से कुछ है वो डिसीजेस होते हैं, ठीक है, सिंड्रोम्स होते हैं। तो इसको पता करने के लिए कि कौन से क्रोमोसोम में खामी है, तो जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कोई एक पेयर ही पूरी है वो डिलीट हो चुकी होती है किसी चाइल्ड में, ठीक है, बना ही नहीं होता है क्रोमोसोम, या तो क्रोमोसोम का कोई पार्ट है वो मिसिंग होता है। तो अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं देन हमें ये पता चले कि ये कौन सा क्रोमोसोम है वो नहीं है, तो उसके अंदर फिर हमें पता है, अभी हमारे पास जैसे मैंने बताया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, हमें ईच एंड एवरी जीन्स एंड क्रोमोसोम के बारे में डिटेलिंग है वो अभी पता है, ठीक है, पहले से ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कंप्यूटर में। तो हम फिर पता कर सकते, जैसे कि हमें ऐसे अरेंजमेंट किया तो हमें पता चला कि सपोज 3rd नंबर का जो क्रोमोसोम है वो मिसिंग है इस बच्चे में, या तो जो भी हमने जिसकी भी स्लाइड बनाई है उसमें, तो फिर हमें आइडिया आ जाएगा कि 3rd नंबर के क्रोमोसोम पे जितने जीन्स हैं तो वो सारे जीन्स ही नहीं होंगे उसमें, यानी उतनी खामियां होंगी उस चाइल्ड में, उस बच्चे में, उस फीटस में, ठीक है। तो इस हिसाब से हम डिसीज का पता कर सकते हैं कि कौन से डिसीज होने के चांसेस है उनको, या तो फिर कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं और कौन सी दवाइयाँ हैं वो सजेस्ट करनी। जैसे कि इस पे 3-4 ऐसे हॉर्मोन्स है जिसके रिलेटेड सपोज जीन्स है, तो उसका मतलब उस ह्यूमन में जो भी वो चाइल्ड है वेदर बॉय और गर्ल, उसमें इतने हॉर्मोन्स नहीं बनते होंगे क्योंकि वो क्रोमोसोम ही मिसिंग है, तो इतने हॉर्मोन्स अभी उसके इंजेक्शन से वो उसे बाहर से लेने पड़ेंगे। तो डॉक्टर को अपने पूरे प्रोसीजर की, ट्रीटमेंट की पता चले, जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में, अपनी ट्रीटमेंट के बारे में, दैट इज वाई ऐसे कैरियोटाइपिंग करते हैं, क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट करते हैं ताकि हम आइडिया लगा पाए कि कोई मिसिंग तो नहीं है, कुछ डिलीटेड पार्ट तो नहीं है। कई बार ओवर कॉपीड भी होते हैं, यानी एक नंबर पे सपोज 2 ही क्रोमोसोम होने चाहिए, उसकी जगह पे 3 भी होते हैं, कई बार एक्स्ट्रा कॉपी भी बन जाती है, तो उसमें ओवर एक्सप्रेशंस होंगे उस पर्सन में, ठीक है। तो इस हिसाब से कुछ जेनेटिक खामियों को पता करने के लिए हम लोग है ये कैरियोटाइप करते हैं, यानी क्रोमोसोम का अरेंजमेंट करते हैं ताकि हमें आइडिया आए कि कुछ गड़बड़ी नहीं है, राइट, ठीक है। अब एक एमसीक्यू रिलेटेड पॉइंट आपको इधर याद रखना है, वो है 1st नंबर का जो क्रोमोसोम होता है वो सबसे बड़ा होता है आउट ऑफ ऑल 46, एंड द वाई क्रोमोसोम होता है मेल में जो कि प्रेजेंट होता है वो सबसे छोटा होता है साइज में, ठीक है। सो इफ दे आस्क्ड इन एमसीक्यू दैट विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम नंबर इज बिग आउट ऑफ ऑल, सो 1 इज बिग एंड द स्मॉलेस्ट इज वाई, ठीक है। तो इस हिसाब से कुछ अरेंजमेंट है क्रोमोसोम का, उसे बोलते हैं कैरियोटाइप। इतना आपको याद रखना है, 3 मोस्टली एमसीक्यूज याद रखने हैं, लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम, शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम एंड द अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड कैरियोटाइप, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं मैपिंग की, तो जो कि मॉर्गन के स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टर्टीवेट ने मैपिंग किया था जीन्स के बारे में, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने किया था ड्रोसोफिला पे। तो इधर हम एक जीन ले रहे हैं, ठीक है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे होता है। आपको इस क्रोमोसोम से कुछ लेना देना नहीं है, आपको ये देखना है कि जीन मैपिंग किसे बोलते हैं। जैसे कि आप इधर एक क्रोमोसोम देख रहे हो, उसमें होता है ऊपर का जो आर्म होता है उसे हम पी आर्म बोलते हैं, नीचे का आर्म है उसे क्यू आर्म बोलते हैं, और ये क्रोमोसोम कौन सा है, नंबर 1 क्रोमोसोम है, ठीक है। वैसे आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है, आपको जस्ट क्या देखना है कि देखो इधर अगर आप देख रहे हो तो ऐसी स्ट्रिप्स है, लाइन्स है क्रोमोसोम पे,
ठीक है, वो क्या है, ईच एंड एवरी लाइन शोज जीन्स, और उसके सामने ये डिटेलिंग दी है। तो ये क्या है कि ईच एंड एवरी जीन्स है वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं इस क्रोमोसोम के, और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी है कि ये अगर जीन प्रेजेंट है तो ये क्या फंक्शन प्ले करता है, क्या रोल प्ले करता है। सेम दूसरा अगर जीन है तो वो क्या फंक्शन प्ले करता है। तो इस हिसाब से पूरी इंफॉर्मेशन लिखना उसे बोलते हैं, या डिकोड करना उसे बोलते हैं जीन मैपिंग या तो क्रोमोसोम मैपिंग। ठीक है, पूरा मैप है, जैसे कि हमें मैप में देखने से पता चलता है कि कौन सी जगह है वो कहाँ पे आई है और उसके आसपास क्या है। तो सेम इधर भी आप अगर कोई सा जीन है वो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके आसपास के जीन से वो क्या है, ये जीन है वो क्या कर रहा है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो क्या फंक्शन प्ले कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड जीन मैपिंग। तो इस हिसाब से जीन मैपिंग की थी सबसे पहले, और ड्रोसोफिला में किसने, मॉर्गन के स्टूडेंट है अल्फ्रेड स्टर्टीवेट, उन्होंने। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपने देखा कि कैसे मैपिंग है वो, जीन मैपिंग है वो होती है इमेजेस के थ्रू, कैसे ये सारे डिसीजन से वो लिए हुए होते हैं कि कौन से जीन से वो कौन से कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो दैट इज हाउ जीन मैपिंग और क्रोमोसोम मैपिंग इज डन। अब बात करते हैं थियोरी ऑफ लिंकेज की। ये टॉपिक है वो कुछ एक्स्ट्रा है, आपकी कॉम्पिटिटिव बेस के लिए है, एग्जाम बेस के लिए है, 3 पॉइंट्स है जस्ट। सो आपको ये एमसीक्यू के लिए बेसिकली याद रखना है। ठीक है, दिस थियोरी कैन नॉट बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम। ओके, सो पहले बात करते हैं, linked genes are linearly located on same chromosome। तो लिंक्ड जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, सेम क्रोमोसोम पे होंगे, तभी तो जुड़े हुए होंगे, पास वाले क्रोमोसोम से कैसे जुड़ सकते हैं ना। they get separated if exchange, it means crossing over takes place between them। और ये कब चेंज होंगे, जब क्रॉसिंग ओवर होगा। तो ये क्या है, अभी आपको वापस इमेजेस में शो कर रही हूं मैं, बट जब मियोसिस प्रोसेस होती है गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, मियोसिस 1 and 2, सो ड्यूरिंग दैट टाइम क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, आपको पता हो अगर, ठीक है, अगर 11th स्टैंडर्ड का आपको याद हो। सो ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, काइजमाटा फॉर्मेशन होता है, और पास पास के जो क्रोमोसोम्स हैं, इट मीन्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, वो अपने कुछ पार्ट, क्रोमोसोम का टुकड़ा है वो इंटरचेंज होता है पास वाले क्रोमोसोम के साथ, और उसकी वजह से, जिसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं और काइजमाटा फॉर्मेशन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, कुछ जीन्स है वो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज हो जाते हैं पास वाले क्रोमोसोम के साथ। ठीक है, तो इस हिसाब से कुछ नया कॉम्बिनेशन है वो हमें देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन बन जाना। तो ये कैसे बन गया, अपने आप थोड़ी बन जाएगा, तो उसके लिए ये प्रोसेस है, जीन्स कहीं उड़ के तो नहीं जा सकते पास वाले क्रोमोसोम पे, है ना। तो ये कैसे एक्सचेंज हो गए, तो इस हिसाब से क्रॉसिंग ओवर के थ्रू ये जीन्स है वो पास वाले क्रोमोसोम के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं, और हमें कुछ नया कॉम्बिनेशन मिलता है, जिसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो अभी वापस आप लोग इमेजेस में देख सकते हो कि कैसे होता है। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द रिकॉम्बिनेशन, दैट हाउ रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। जैसे कि हमने बात की थी कि नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, यानी पेरेंट्स से कुछ नया देखने को मिलता है ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, तो वो कैसे दिखता है, उसका रीज़न क्या है। सो जैसे कि इधर आप लोग डायग्राम में देख रहे हो, सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्रोमोसोम्स पेयर में, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो जैसे कि मान लो अगर ये फर्स्ट पेयर है तो उसके 2 क्रोमोसोम है, पेयर है ना, पहले नंबर के। अब उसमें आपको पता है ड्यूरिंग द मियोसिस प्रोसेस इन द गैमेट्स, दे इन द वन फेज ऑफ द मियोसिस, जैसे कि मियोसिस 1 and 2 होता है, तो उसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, तो ये आप लोग सेल में, यानी स्टैंडर्ड 11 में 10th चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हो सेल साइकिल में, कि कैसे ये मियोसिस में प्रोसेस होती। अब जैसे कि मान लो ये ब्लू कलर का है वो एक पेयर का एक क्रोमोसोम है, रेड है वो पेयर का दूसरा क्रोमोसोम है। ठीक है, और हम लोगों ने इधर आप अल्फाबेट देख सकते हो, जैसे कि A, B और C, ये 3 जीन्स हैं वो प्रेजेंट है, कैपिटल लिखे यानी सारे डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, किसमें, ब्लू कलर के क्रोमोसोम में। रेड में है स्मॉल लिखा हुआ है, यानी रेसेसिव एलील से वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम में 2 पास पास, क्योंकि होमोलोगस है यानी दोनों पेयर के क्रोमोसोम है वो पास पास में अरेंज होंगे, तो उसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, और दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होता है, यानी एक आर्म है वो उसके पास वाले आर्म के ऊपर है वो ऐसे अरेंज हो जाता है, जिसे क्रॉस दिखता है।
इसलिए उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये जो दोनों पार्ट है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, जैसे कि आप लोग नीचे देख रहे हो, रिकॉम्बिनेंट्स बन जाएंगे। तो यानी रेड टुकड़ा है वो थोड़ा ब्लू में आ गया और ब्लू का थोड़ा पार्ट है वो कट होके चला गया दूसरे क्रोमोसोम में। तो इसका मतलब अब क्या होगा, तो जैसे कि पूरा क्रोमोसोम है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। तो मान लो इतना टुकड़ा है वो पास वाले में चला गया, तो इसका मतलब इतना डीएनए भी तो चला गया। और डीएनए चला गया मीन्स व्हाट, कि उस डीएनए के अंदर जो जीन्स थे वो भी पास के क्रोमोसोम में चले गए। तो ये कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो गया, यानी कि पूरा ब्लू था उसमें अभी थोड़े जीन्स है वो पास के आ गए, जैसे कि रेसेसिव सी इधर आप स्मॉल लेटर देख सकते हो, और इसका जो कैपिटल सी था वो इधर चला गया रेड कलर में। ठीक है, तो यानी ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो देखने को मिले क्रोमोसोम्स। तो कुछ नया कॉम्बिनेशन है वो बन गया। अब मान लो ये क्रोमोसोम है पूरा, या तो ये है, वो जब नेक्स्ट सेल में जाएगा तब क्या होगा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन से कुछ अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि इधर देखो कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो गया। सो दैट इज हाउ रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। तो जैसे कि अब इस फिगर में भी देख सकते हो सेम ही है। तो विद द हेल्प ऑफ सम meiosis process and this crossing over, due to this क्या होता है, क्रोमोसोम्स हैं उसमें जीन्स की डीएनए की अदला बदली हो जाती है। पास पास में ही सिर्फ ये पॉसिबल है, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम में ही पॉसिबल है। ठीक है, और उसकी वजह से दोनों पेयर के क्रोमोसोम है उसमें कुछ कैरेक्टर्स, कुछ जीन्स है वो इंटरमिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से कुछ नया कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, जो कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन से अलग होता है। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है, व्हाई द रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस, बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, जिसको फॉर्मेशन बोलते हैं काइजमाटा फॉर्मेशन। ठीक है, इसको ये क्रॉस को बोलते हैं काइजमाटा फॉर्मेशन। ठीक है, और ये कब होता है, ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर कब होता है, मियोसिस में। क्लियर, सो दिस इज हाउ रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस। ओके, सो नाउ सेकंड पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज वो कैसे मैटर करती है। सो वी कैन राइट द इज इक्वल टू 1 डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, यानी ये दोनों है वो वाइस वर्सा है। सपोज स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज है वो ज्यादा है, यानी लिंकेज का परसेंटेज ज्यादा है, देन जीन्स के बीच में डिस्टेंस है वो कैसा होगा, कम होगा। यानी जीन्स से वो पास पास में होंगे तो लिंकेज ज्यादा होगा। अगर लिंकेज कम है यानी स्ट्रेंथ उसकी कम है, इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स है दे आर वेरी, तो ज्यादा होगा। तो जीन्स अगर एक दूसरे से दूर दूर प्रेजेंट है देन स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी मैंने की पॉइंट्स में बता दिया है। इट मीन्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इज इंक्रीज्ड देन स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज रिड्यूस, एंड इट प्रूव्स दैट greater is the distance between genes, the greater is the probability of their crossing over। यानी अगर जीन्स एक दूसरे से दूर दूर प्रेजेंट है देन उसमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा हैं, यानी रिकॉम्बिनेशन के चांसेस है वो ज्यादा है। और अगर जीन्स है वो एक दूसरे के पास पास में प्रेजेंट है देन उसमें लिंकेज के ज्यादा चांसेस है, यानी उसमें कुछ नया कॉम्बिनेशन हमें नहीं मिलेगा, सेम पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही मिलेगा। नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, डिस्टेंस है वो जीन्स में ज्यादा होना चाहिए, यानी रिकॉम्बिनेशन है वो ज्यादा मिलेगा। और अगर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा मिल रहा है हमें तो उसका मतलब क्रॉसिंग ओवर उसमें ज्यादा होने के चांसेस है, दैट इज वाई रिकॉम्बिनेशन भी ज्यादा हुआ। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट, लिंकेज ग्रुप। सो ऑल द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन one pair of homologous chromosome from one linkage group. Genes which are located on homologous chromosomes inherit together, so we consider one linkage group. Linkage group हम किसे बोलेंगे, so ऐसे सारे जीन्स को जो कि एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो सारे क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 1, तो उसके अंदर जितने भी जीन्स हैं वो सारे, जैसे कि एक क्रोमोसोम आगे बढ़ेगा नेक्स्ट सेल में तो उसके अंदर के सारे जीन्स भी तो साथ में जाएंगे आगे, है ना, तो वो सारे क्या हो गए, लिंकेज ग्रुप। यानी होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर जितने एक क्रोमोसोम के अंदर जीन्स प्रेजेंट है दे ऑल टुगेदर कॉल्ड लिंकेज ग्रुप। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन रिलेटेड एमसीक्यूज हो सकते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लिंकेज ग्रुप। तो आपको याद रखना है कि होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जितने भी जीन्स हैं दे ऑल टुगेदर कॉल्ड लिंकेज ग्रुप। ठीक है, सो योर whole textbook topic as well as one extra points are covered in this lecture which are linkage and recombination.
ठीक है, इसके टॉपिक के आपके टेक्स्ट बुक के सारे पॉइंट्स है वो क्लियर हो चुके हैं, साथ साथ आपके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आज कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अगेन हम लिंकेज को ही कंटिन्यू करने वाले हैं विद सम मोर पॉइंट्स एंड डायरेक्ट टू द पॉइंट हम शॉर्ट में बात करेंगे, क्योंकि दे आर फॉर ओनली एमसीक्यू पर्पस। तो आपको पूरी लंबी थियरी नहीं याद रखनी है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी बहुत थियरी याद रखनी है, अदरवाइज आपको डायरेक्टली एमसीक्यू के जो भी पॉइंट्स एंड शॉर्ट कीज एंड ट्रिक्स है वही याद रखनी है। ओके, थैंक यू।